नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, सुर्खियां अखबार की में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हर रोज की तरह हम 8 बजे हाजिर होते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों के साथ। हमारा मकसद वही सीधा साधा कि आप चाय की चुस्कियों से आनंद लीजिए। तमाम सुर्खियों का, हर एक सुर्खियों का न सिर्फ हमको जानकारी देंगे बल्कि उनके बारे में, उनके अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है वह भी आप तक साझा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे प्रोग्राम की। मैं दीपिका आपके साथ में। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार हटा दिए गए हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक डीजी सुबोध कुमार को पद से हटाया गया। उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के महानिदेशक होंगे। प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक कैडर के आईएएस हैं। हाल के नीट पेपर लीक बिल्कुल, तो देखिए दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है, जगह दी गई है, जिसमें एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। देखिए, एनटीए ये एक संस्थान है जो भारत के अलग अलग राज्यों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित कराता है। ये देखिए, पहले पेज पे ही इस खबर को तरजीह दी गई है। काफी बड़ी ये खबर है, विस्तार से जो जानकारी है वो भी मैं आपको दे दूं। देखिए, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को फिलहाल हटा दिया गया है और अब उनकी जगह प्रदीप खरोला ने ले ली है। उन्हें एनटीए का महानिदेशक बनाया गया है। पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी गई, यानी कि ये दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला ये कि एनटीए के डीजी को बदला गया, सुबोध कुमार को हटाकर प्रदीप खरोला को नया महानिदेशक बनाया गया है। और दूसरा ये कि नीट एग्जाम में जो धांधलीबाजी के आरोप लगे थे उसमें अब सीबीआई मामले की जांच करेगी। देखिए, अब सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर ली है, क्योंकि पेपर लीक को लेकर जब से हम कह सकते हैं कि सवाल खड़े हुए थे तभी से ही आपने देखा होगा कि चाहे राहुल गांधी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो रहा था। तो पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर यही सवाल खड़े कर रहा था। साथ ही देश भर में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। देखिए, एक तरफ जहाँ शिक्षा विभाग एनटीए को पहले पाक साफ बताता है, यूजीसी को पाक साफ बताता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अब अचानक से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही यहाँ पर जो डायरेक्टर है उसको बदला गया। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करेगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि क्यों इनको हटाया गया। हालांकि देखिए, इस बाबत आपको बता दें कि लगातार सख्ती जो है वो सरकार की ओर से बढ़ती जा रही है। सीबीआई जांच की बात कही गई है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच करेगी, लेकिन सवाल वही है कि क्या सीबीआई जांच के बाद भी, क्योंकि लगातार देखिए हर राज्य का आप जिक्र करेंगे तो जो पेपर लीक के मामले हैं वो सामने लगातार आ रहे हैं। समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से एनटीए के महानिदेशक डीजी को हटाया गया तो कहीं ना कहीं दीपिका एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर शिक्षा मंत्रालय की हम बात करें तो जांच के दौरान क्या शिक्षा मंत्रालय ने ये पाया है कि एनटीए के अंदर ही, संस्थान के अंदर ही किसी तरह की कोई परेशानी है, दिक्कत है, अंदर के ही वो लोग हैं जो पेपर को लीक करने में मदद कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूरे सिस्टम को बदला जाए और कहीं ना कहीं महानिदेशक को बदलकर शिक्षा मंत्रालय ने ये एक संदेश जरूर दे दिया है कि अगर किसी तरह की कोई भी साठगांठ किसी के साथ है तो उसे बदलकर सबसे पहले तो उसे रोका जाएगा। क्योंकि देखिए, आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं, सालों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोई भी परीक्षार्थी या छात्र तैयारी करता है, अपने अपने मापदंड के हिसाब से वो तैयारी की जाती है। किसी के पास वो लास्ट मौका होता है एग्जाम देने का, क्योंकि कई एग्जाम्स में एज ग्रुप जो है वो भी मायने रखता है। ऐसे में अगर इस दौरान ये जो पेपर माफिया हैं, जो पेपर्स को लीक करने का काम करते हैं, अगर ये लगातार इस तरह से सक्रिय रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उनका भविष्य तो खराब होगा ही, लेकिन साथ ही ये सवाल ये उठता है दीपिका कि क्या
ये जो लोग हैं इन्हें सफेद पोश लोगों का यानी कि बड़े अधिकारी और मंत्रियों का भी संरक्षण मिला हुआ है। वही बात शुरू से कह रहे हैं कि जो सॉल्वर गैंग होता है जिसके पीछे एक पूरी की पूरी कह सकते हैं सिंडिकेट काम करता है, उनको सपोर्ट कौन करता होगा। तो कम से कम आप जब इसकी जांच की जानी चाहिए तो ये भी दिखाना चाहिए कि ये जो सफेद पोश हैं ये अभी कटघरे में खड़े हों और इनकी भी जवाबदेही तय की जाए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, विवाद के बीच परीक्षा से एक दिन पहले नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। मेडिकल कोर्सेज के दाखिले के लिए ये जो एग्जाम्स हैं जो आयोजित कराए जाते हैं, इस पर फिलहाल बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल कोर्सेज के दाखिले के लिए करवाई जाने वाली नीट परीक्षा को लेकर देश में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। रिजल्ट सामने आने के बाद से ही पेपर लीक की बात लगातार हो रही है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम करवाया जाए और इस बीच सरकार ने कई परीक्षाओं को रद्द भी किया है। पेपर लीक के आरोपों के चलते सरकार भी सवाल के घेरे में है। ऐसे में नीट विवाद पर अब तक के 10 बड़े अपडेट्स के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल नीट पीजी परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। देखिए जाहिर सी बात है कि लगातार किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट यूजी को लेकर सवाल खड़ना शुरू हो गया और देखिए आज नीट पीजी के एग्जाम होने थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए आपको बता दें कि नीट पीजी डिफर्ड अ डे बिफोर एग्जाम एमिट रॉ, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर postpone the national eligibility cum entrance test PG post graduation NEET PG as the precautions are measured on Saturday, a day before it was the schedule to be held, making it the third such the test to be the postponed over the last 1 week amid or allegations of the irregularities in the conduct of various primary एंट्रेंस एग्जाम नेशनल अक्रॉस द कंट्री। यानी कि जिस तरह से तमाम जो आरोप लग रहे हैं नीट को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, अब पीजी आज होना था, पीजी का एग्जाम, जाहिर सी बात है कि जो तमाम चीजें चली आ रही हैं वही दुरुस्त नहीं है, तो आगामी एग्जाम किस हाल में आप करवाएंगे। और यही वजह रही कि आपने देखा होगा कि जैसे ही नेट की तारीख तय हुई थी, नेट में पता चला कि 24 घंटे रह गए एग्जाम आने में और उसी के बाद से पेपर लीक हो गया। जब पेपर लीक हो गया सवाल उठेंगे लाजमी है, क्योंकि अब जरूरत इस बात की है कि अब इस पूरे मामले की गहनता से न सिर्फ जांच हो बल्कि सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल, देखिए और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेडिकल एग्जाम के लिए तो आप भी जानते हैं कि कितना टफ और कितना हार्ड ये एग्जाम होता है। एक एक कर तमाम क्वेश्चंस को परीक्षार्थी सॉल्व करते हैं और उसके बाद एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल नीट पीजी की अगर हम बात करें तो नीट पीजी को लेकर भी जो ऐलान किया गया है वो ये कि इस एग्जाम को भी फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। और रद्द करने का कारण ये है कि अब आशंका ये भी है कि जब तमाम क्वेश्चंस पेपर लीक हो सकते हैं तो आखिर नीट पीजी की परीक्षा करवाकर बाद में इसमें भी अगर धांधलेबाजी की आरोप लगते हैं या फिर धांधलेबाजी की कोई आशंका नजर आती है, दोबारा से एग्जाम रिस्केड्यूल कराकर दोबारा से उतना पैसा खर्च करके सरकार के लिए ये संभव नहीं होगा। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि नीट पीजी परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। जो नया स्केड्यूल है या फिर जो नई तारीख होगी, अगली तारीख जिस दिन आप नीट पीजी की परीक्षा दे पाएंगे, उस तारीख का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐलान नहीं किया गया है और जब ऐलान किया जाएगा तब आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पता चल जाएगा कि आखिर नीट पीजी की परीक्षा आपको कब देनी है। लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास और मौका है कि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, खुद को और आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो छात्रों का मनोबल होता है ना, आप उनकी मनोस्थिति समझिए। एक छात्र कितने वक्त तक एग्जाम की तैयारी करता है, एंड टाइम पे उसको ये पता चलता है या तो एग्जाम टाल दिए गए, रद्द हो गए या फिर पेपर लीक हो गया। तो आप छात्रों की मनोस्थिति समझिए। और कुछ चीज़ें हम पहले भी कहते आ रहे हैं, न्यूज़ इंडिया भी कहता आ रहा है, कुछ चीज़ों को पॉलिटिशियन को, राजनेताओं को राजनीति से ऊपर रखनी चाहिए। ये बात बच्चों के भविष्य की है, देश के भविष्य की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस ने नीट जांच रिपोर्ट केंद्र को सौंपी है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
ये बड़ी खबर जिसमें रिपोर्ट को सौंपा गया। बिल्कुल देखिए, और साथ ही साथ रिपोर्ट को सौंपने के साथ ये भी जानकारी दी गई है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। जांच एजेंसी में मामले से अवगत लोगों के अनुसार बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने बताया कि शनिवार को महत्वपूर्ण नई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। एजेंसी ने झारखंड के देवघर से एक प्रमुख संदिग्ध बलदेव कुमार, जिसे चिंटू के नाम से जाना जाता है, और 6 लोगों को और हिरासत में लिया, जिसे हिरासत में लेके गए। तमाम लोगों की संख्या पूजा बढ़कर 19 हो गई है। बिल्कुल देखिए, और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। बिहार कॉप सबमिट नीट प्रॉब रिपोर्ट टू सेंटर डिटेन 6 मोर, यानी कि आप साफ इस हेडलाइन के जरिए समझ सकते हैं कि नीट एग्जाम को लेकर बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो केंद्र सरकार को सौंप दी गई है और इसमें 6 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। हालांकि पेपर लीक की अगर हम बात करें तो आपको ये समझना होगा कि बिहार वो राज्य जहां से पेपर लीक के अब आरोप एक बार फिर से लगने लगे हैं, और अब आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जानकारी ये है कि तेजस्वी यादव के जो पीएस है, उन्होंने पेपर लीक करवाने में जो मुख्य आरोपी है उसको संरक्षण दिया था, उसको रहने के लिए उसके लिए होटल बुक करवाया था, कमरे का इंतजाम किया था। ऐसे में अब डायरेक्ट क्योंकि नीट एग्जाम के पेपर लीक का मामला जो है उसके तार बिहार से जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो बिहार की इकाई है ईओयू, वो भी लगातार जांच कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इस पर एक बयान भी दिया गया था, नीट नहीं होगा रद्द, ये कहा गया था, और तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि बेवजह जो छात्र हैं उन्हें भटकाने और बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेपर लीक बिहार से हुआ है, मेरा नाम गलत तरीके से षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी चुप्पी जो है वो तेजस्वी यादव ने क्यों कर रखी है, अभी चुप्पी को तोड़ा क्यों नहीं जाता। देखिए, इस खबर को अमर उजाला ने भी छापा है। अमर उजाला ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक के आरोपियों के बयान जो हैं वो आपस में मैच नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी संभावना क्या होगी, कैसे जांच की जाएगी, नार्को टेस्ट संभव हो सकता है। ये बड़ी बात आपको बता दें, ये अपडेट आपको दे देते हैं। ईओयू को पूछताछ में मास्टरमाइंड संजीव और राकेश से कई अहम सुराग मिले हैं। पारदर्शिता, निष्पक्ष और शून्य त्रुटि परीक्षा कराना हमारी प्रतिबद्धता है, ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है। देखिए, साफ तौर पे आपको बता दें, नीट यूजी पेपर लीक मामले में झारखंड के देवघर से 6 लोगों को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम पटना लेकर आई है। अच्छा, इन लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ईडी भी दर्ज कर सकती है इसमें शिकायत। देखिए, अब समझिए, एक एक करके तमाम जांच एजेंसियां अब कटघरे में खड़ा करेंगी इन तमाम पूरे मामले को लेकर, जिसमें अब आप देखिए ईडी भी इस मामले में जांच कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेपर लीक, अवैध लेन देन की जांच के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की तैयारी है। एनटी ने बिहार पुलिस को उपलब्ध कराए थे संदर्भ प्रश्न पत्र। देखिए, साफ तौर पर देखा जाए, हालांकि हर एक राज्य, पूजा हम कह सकते हैं, कोई भी राज्य ऐसा नहीं जो पाक साफ हो। यहाँ पर जांच एजेंसी को ही कटघरे में खड़ा किया गया है, और जाहिर सी बात है, सॉल्वर गैंग ऐसे ही काम नहीं करते जब तक उनको किसी का श्रीहस्त ना हो, जब तक वो किसी की शेड में ना हो। बिल्कुल देखिए, बड़े पैमाने पर आपकी सेटिंग होनी चाहिए दीपिका, अगर आप किसी बड़े एग्जाम को बाधित करना चाहते हैं, वो भी खासकर जब बात हम नीट एग्जाम की करते हैं। बहरहाल, खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। फर्जी इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, धारा 73 में ब्याज जुर्माना माफ किया जाएगा। तो फिलहाल ये जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। देखिए, आपको बता दें कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को संपन्न हुई है, और शनिवार को मीटिंग के दौरान बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी।
इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी और अहम फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सोलर कुकर पर 12% जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर बैठक के दौरान जीएसटी पर चर्चा की गई, जीएसटी पर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद अब आखिर किन चीजों पर जीएसटी के दाम को बढ़ाया जाए, क्या आगे रुख जो है वो होना चाहिए, इस पर फैसला लिया गया है। देखिए, तो फिलहाल दैनिक जागरण में भी इस खबर को तरजीह दी गई है और देखिए, प्लेटफॉर्म टिकट छात्रों के हॉस्टल में रहने पर नहीं लगेगा जीएसटी। यानी कि अगर अब आप टिकट लेते हैं या फिर आप अगर किसी पीजी में रहते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा। देखिए, फर्जी इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, धारा 73 में ब्याज जुर्माना माफ। देखिए, और जानकारी आपको देते हैं, ये जीएसटी काउंसिल के तमाम बड़े फैसले हैं और इसमें रेलवे टिकट जो है वो सस्ता होगा, जैसा कि पूजा भी आपको साझा करी थी, शेयर करी थी। देखिए, अब आप समझिए, जीएसटी में पहले भी कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल को क्या जीएसटी में सरकार लाना चाहती है, और ये पहले भी कहा जा रहा था कि ऐसी मंशा सरकार की नहीं है। हालांकि अब जो मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जीएसटी को, यानी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जा सकता है। जानकारी आपको देती हूँ, केंद्र सरकार की मंशा हमेशा पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की दायरे में थी और इसका प्रावधान पहले किया जा चुका है। अब सिर्फ जीएसटी परिषदों में राज्यों की सहमति चाहिए। राज्य तय करें कि वे किस दर के लिए तैयार होंगे, इसके बाद इसे अधिकतम उसमें शामिल किया जाएगा। देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर हमेशा से सवाल खड़े इसलिए भी होते आए हैं क्योंकि हर एक राज्य अपने हिसाब से ही पेट्रोल डीजल के दामों को तय करता है। बिल्कुल दीपिका, देखिए, और कारोबारियों को भी लाभ पहुंचाने के लिए साफ कहा गया, रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस और ब्याज पर जुर्माने से राहत उन्हें दी गई है कारोबारियों को। और अगर हम छात्रों की बात करें जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, अपने घर से दूर रहकर किसी भी शहर में, अगर वो किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, तो ऐसे में छात्रों को उस पर कोई भी टैक्स अब पे नहीं करना होगा। तो देखिए, खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा। वक्त यहाँ पर लेकिन छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौते हुए। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। कई अहम समझौते पर मुहर लगी है। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है क्योंकि जब आपने इससे पहले देखा होगा कि शेख हसीना तब प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में आई थी, तभी शामिल हुई थी प्रधानमंत्री बनने के, जो वापस से प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके बाद ये जो दौरा है बेहद खास उनका माना गया है। तो कई ऐसे समझौते जिस पर मुहर लगी है। देखिए, इस फोटो को देखिए, ये खबर इतनी जगह पर छापी गई है। आपको जरा जानकारी भी दे देते हैं कि भारत के बीच डिजिटल डोमेन, समुद्री अर्थव्यवस्था, रेल संपर्क व व्यापार, आर्थिक साझेदारी समेत कई अहम समझौते हुए। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और तमाम करारों पर दस्तखत किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जानने वाली है कि चीन के पैतरों को मात देना और तीस्ता का संरक्षण करेगा भारत। ये सबसे बड़ी बात है जिसमें आपस में कह सकते हैं कि एक साथ आना बहुत जरूरी हो जाता है बांग्लादेश को, भारत को, चाहे वो श्रीलंका भी हो, क्योंकि चीन का जो स्थितियां हैं और तीस्ता समझौता है, इस पे वापस से समझा जाएगा, देखा बिल्कुल। जाएगा। देखिए दीपिका, दैनिक जागरण में भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ छापा गया है और कई महत्वपूर्ण बातें जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच हुई है। बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना, 15 दिन में ये दूसरी बार है जब वो भारत आई हैं और ऐसे में देखिए, भारत में दौरे के बाद वो चीन जाएंगी, तो भारत के साथ बेहतर संबंध बांग्लादेश के हो सके, इस पर पूरा फोकस किया गया है। देखिए, प्रमुख घोषणाएं क्या की गई हैं वो हम बता देते हैं। बांग्लादेशी नागरिकों को इलाज के लिए ई वीजा मिलेगा। राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन चलाई जाएगी। चटगांव और कोलकाता के बीच बस सेवा शुरू की जाएगी। वहीं सिराजगंज में भारत बनाएगा नया टर्मिनल। जी हां, और नेपाल से 45 मेगावाट बिजली भारत के जरिए बांग्लादेश पहुंचाई जाएगी। देखिए, नए क्षेत्रों में सहयोग से क्या होगा कि जो दोनों देश के युवा हैं ना, उनको इसमें लाभ होगा, नई दिशा मिलेगी। और यही प्रधानमंत्री मोदी का कहना था
कि हम विकास कर रहे हैं, न सिर्फ अपना विकास करेंगे बल्कि जो आसपास के हमारे तमाम देश हैं हम उसके सहयोगी हैं, हम उनको साथ लेकर चलेंगे और यही खूबसूरती है भारत की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये नया भारत है, विकसित भारत है और लगातार तमाम देशों के साथ भारत के संबंध और बेहतर होते नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। जल मंत्री आतिशी के अनशन में हंगामा हुआ है। जी हाँ, देखिए, दिल्ली के जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हुई हैं, सत्याग्रह आंदोलन वो कर रही हैं, दिल्ली वासियों के लिए पानी की मांग कर रही हैं। डीटीसी बसों के मार्शल जमकर यहां पर हंगामा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें धोखा दिया है। दिल्ली जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी अनशन पर हैं, लेकिन शनिवार को कुछ डीटीसी बस मार्शलों ने धरना स्थल पर हंगामा कर दिया और इसको लेकर आतिशी ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों का इरादा उन पर हमला करने का था। आतिशी ने साफ किया कि ऐसी हरकतों से उनका सत्याग्रह बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। देखिए, इस खबर को लगातार तमाम अखबारों ने जगह दी है। हम द हिंदू का भी जिक्र कर रहे हैं। द हिंदू ने देखा, देखिए, वाटर क्राइसिस आतिशीज फास्ट एंटर्स ड्यू टू बीजेपी होर्स काउंटर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, हंगामा होती तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। आतिशी गेटिंग हर सपोर्टर्स ऑन सैटरडे और प्रोटेस्ट शाउटिंग स्लोगन्स एट द वेन्यू ऑफ आप लीडर्स। ये तमाम चीज़ें की हंगामा होते हुए देखिए, विट सेट ऑफ द सत्याग्रह अंटिल हरियाणा गवर्नमेंट प्रोवाइड वाटर टू cities pupils, says water minister a day after launching a indefined hunger strike. If Atishi feels Haryana is not providing additional water to the capital, she should request water from her party's government in Punjab, says Delhi BJP president. तो फिलहाल देखिए, ये जो लड़ाई जो है वह कहीं ना कहीं थम नहीं रही है, बढ़ती जाएगी। लेकिन समस्या ये है, क्या वाकई में अनशन से कुछ फायदा होगा? क्या ये तमाम चीजें वक्त रहते समझी नहीं जा सकती थी? चलो ठीक है, रुक करते अगली खबर का। जल संकट पर पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने पर एलजी ने की आप सरकार की आलोचना और आप सरकार की आलोचना की गई है। आपको बताते चले कि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। एलजी की टिप्पणी को लेकर आपकी तरफ से तत्काल तरीके से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई। सक्सेना ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली के मंत्रियों की तीखी बयानबाजी हो रही है, विभिन्न स्तरों पर परेशान किया जा रहा है और वो संदिग्ध करने वाली है। हालांकि ऐसा भी है कि एलजी से मुलाकात संभव हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मुलाकात कोई रंग ला पाएगी या फिर नहीं। क्योंकि फिलहाल देखिए, गेंद जो है एक दूसरे के पाले में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, और इस खबर को अलग अलग अखबार में तरजीह दी गई है क्योंकि काफी बड़ी खबर है। लगातार दिल्ली में जल संकट पर मचे घमासान के बीच जहां ये जंग केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच आ चुकी है, तो वहीं हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार को भी इस पूरे मामले में घेरा जा रहा है। जल संकट पर पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने पर एलजी ने की आप सरकार की आलोचना और ये खबर देखिए फिलहाल छपी है नव भारत टाइम्स में। एलजी की सलाह, अपने मॉडल पर विचार करें, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाए। और साफ तौर पर कहा गया है कि अपने मॉडल पर विचार करें दिल्ली के जो सरकार है। देखिए क्या बातें कही गई वो हम आपको बता दें। पानी की समस्या को लेकर हरियाणा सरकार पर लगातार आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही है और इसी को लेकर लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे दिल्ली सरकार पर, साफ तौर पर ये कहते नजर आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो कार्यकर्ता हो, कि पूरी गलती हरियाणा की है, वो हमें पानी उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो वहीं एलजी वीके सक्सेना ने साफ कहा है कि अपने मॉडल पर आप विचार कीजिए, ना कि दूसरों पर आप आरोप लगाएं। देखिए, हरियाणा भी यही कहता आ रहा है कि आप पानी की बर्बादी को नहीं रोक पा रहे हैं, पानी तो हम भेज ही रहे हैं। यहाँ पर अब सवाल ये खड़ा होगा कि कैसे इस समस्या का हल आम आदमी पार्टी निकाल पाएगी। बहरहाल आगे बढ़ा जाता है। पानी के विवाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, दूसरे बेटे की स्थिति गंभीर है। अखबारों ने जगह दी है, गाजियाबाद में पिता उसके बेटे की गोली मार दी गई है। ये घटना उस वक्त घटी जब वो खेतों की ओर जा रहे थे, तभी घात लगाकर दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। वारदात के करीब 10 घंटे के बाद शनिवार सुबह
पिता का शव खेत में और एक बेटे का शव सड़क किनारे मिला। दूसरे बेटे की स्थिति नाजुक है, उसे मेरठ में भर्ती करा दिया गया है। बिल्कुल, तो फिलहाल देखिए मामला मोदीनगर क्षेत्र के खिदौड़ा गांव का है। जानकारी के बाद खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। गांव में तनाव है। शनिवार को मोदीनगर धोरली मार्ग पर लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। सूचना पाकर फोर्स पहुंची। एसीपी का घेराव कर आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की जा रही है। फिलहाल देखिए, ये जो पूरा मामला समझ में जो आ रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं मामला रंजिश का ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले से ही कुछ रहा होगा, कुछ अदावत रही होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों को ही मार दिया गया और पिता पुत्र की इसमें हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए पिता पुत्र की हत्या की खबर सामने आई, यानी कि डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बढ़ती ये क्राइम की घटनाएं बताती हैं कि अब भी प्रशासन के पास समय है कि वो इन अपराधों पर अंकुश लगा सके। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने तमिलनाडु जहरीली शराब त्रासदी की सीबीआई जांच और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है, और ये मांग की गई है। साथ ही साथ देखिए, बीजेपी डिमांड सीबीआई प्रॉब रजिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्टर इन तमिलनाडु, क्योंकि देखिए जहरीला शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और जहरीले शराब को पीने से जब 50 लोगों की मौत हुई, 90 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गंभीर स्थिति में हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो बीजेपी सरकार ने भी डिमांड कर दी कि भाई मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और फिलहाल देखिए, इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के तहत ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर उन्हें किस चीज का आगे प्रबंध करना है। तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगन सरकार को कल्लाकुरिची शराब त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को इस मामले की केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से जांच कराने और राज्य के मद्य निषेध एवं आबकारी मंत्री सह मथुरासामी के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। और हमारे एक संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राज्य सरकार पर अवैध शराब के धंधे में शामिल लोगों को बचाने का भी आरोप लगाया था। देखिए पूजा, ये खबर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि जहरीली शराब का मामला अकेले यदि हम साउथ का करें वहाँ से नहीं आता। इससे पहले भी आपने देखा होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लिया जाए या फिर आप बिहार को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, यहाँ पर लगातार जो है जहरीली शराब का, नकली शराब के मामले सामने आए हैं। और हमेशा से देखा गया है जो राज्य सरकार होती है वो इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित होती है, जिसका जो खामियाजा होता है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। एफटीआई टीटीपी आव्रजन प्रक्रिया में तेजी के लिए दूरदर्शी पहल की है अमित शाह ने। तो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, और इसके तहत पूर्व सत्यापित भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों की आव्रजन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। गृह मंत्री ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि एफटीआई टीटीपी की शुरुआत की है, और इस पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड धारकों के लिए यात्रा के अनुभव को तेज, आसान और ज़्यादा सुरक्षित बनाना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो है सिस्टम, वो कहीं ना कहीं काम ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाएगी। तस्वीर आप देखिए, उद्घाटन करती हुई तस्वीरें भी आपको सामने दिख पा रही होंगी। इसके बारे में और डिटेल्स भी आपको दे देते हैं। यहाँ पर एफटीआई टीटीपी आव्रजन प्रक्रिया में तेजी के लिए दूरदर्शी पहल हो। आईजीआई टर्मिनल 3 पर एफटीआई का टीटीपी का अनावरण किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड डेवलपर प्रोग्राम एफटीआई टीटीपी भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसे भारतीय नागरिकों ओसीआई कार्ड धारकों को तेज, आसान, अधिक सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान की जा सके, और इसीलिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये सभी के लिए यात्रा सुविधा और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध को रेखांकित करेगा। कहा कि यात्रियों को सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। गृह मंत्री शनिवार को राष्ट्रीय
राजधानी इंदिरा गांधी के हवाई अड्डे पर टर्मिनल 3 पर इसका शुभारंभ किया गया। देखिए, इसका साफ साफ मकसद यही है कि जो ट्रैवलिंग है जिसमें समय ज़ाया होता है वो समय ज़ाया ना हो और आप वक्त रहते बहुत जल्दी अपनी यात्रा तक पहुंचे, अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बालियान की शाह को चिट्ठी लिखी गई है, सीबीआई करे आरोपों की जांच। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा। सदना के पूर्व विधायक संगीत सोम के लैट्रोपैड पर लगाए गए आरोपों को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने निराधार बता दिया। गृहमंत्री अमित शाह को पत्र दिखाकर भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों की सीबीआई या फिर अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग की। बिल्कुल, देखिए बालियान ने गृह मंत्री को पत्र भेजकर सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कहा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले षड्यंत्रकारियों का चेहरा बेनकाब हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे सिर मुझे झुकाना पड़े। तो देखिए, इस मामले में अब नया मोड़ भी आ गया है, क्योंकि बालियान ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए कहा है कि वो 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रह गए हैं, तो फिलहाल इसकी जांच की जानी चाहिए। चले बढ़ते हैं आगे। पिनराई ने सत्ता विरोधी लहर के दावों को खारिज कर दिया है। बीजेपी समर्थकों से आत्मनिरीक्षण कराने को कहा गया है। तो देखिए, काफी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस मामले को लेकर साफ तौर पर कहा है कि आप समर्थकों से आत्मनिरीक्षण करवा लीजिए। तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार के खिलाफ मतदाताओं में सत्ता विरोधी भावना। हालिया लोकसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ उम्मीदवारों को मिली असफलताओं के कारणों में से एक है, जबकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का समर्थन करने वालों से आत्मनिरीक्षण करने को कहा है। क्या उनका रुख सही है? शनिवार शाम को यहां केरल एनजीओ यूनियन के राज्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनावों में एलडीएफ को कमजोर करने के लिए बीजेपी के साथ आम सहमति बनाई थी। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ को जमात-ए-इस्लामी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई की भी मदद मिली थी। उन्होंने कहा था कि यूडीएफ उम्मीदवारों की जीत को एलडीएफ के खिलाफ फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राज्य के लोगों को एक बड़ा वर्ग सोचता था कि केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आना चाहिए। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को आपको दिखा देते हैं। हालांकि पूजा ने इस बारे में पूरी डिटेल्स आपको दे दी है, जानकारी दे दी है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से अपनी ही सरकार को लेकर देखिए, यहाँ पर देखिए पूरी आप देखिए मीटिंग भी हो रही है, सब कुछ तमाम खबरों को जगह दी गई है। साथ में आपको बता दें कि पिनराई रिजेक्ट्स द एंटी इनकम्बरेंसी फीलिंग्स अमंग द वोटर्स टेल बीजेपी बैकवर्स द इंटरप्रेट। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके से बताया गया है कि फिलहाल जो स्थितियाँ हैं वो यथावत बनी रहें और उसमें थोड़ा ये कह सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट आना चाहिए, ये जरूरी हो जाता है। चलिए पूजा आगे बढ़ जाते हैं। शिवेंद्र ने ममता की बैठक से विपक्ष के द्वारा संचालित नगर निकायों को बाहर रखने पर भेदभाव का दावा किया। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, विपक्षी दलों के द्वारा संचालित नगर पालिकाओं के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष नेता शुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को राज्य शहरी विकास और नगर मामलों के विभाग की एक अधिसूचना को उजागर कर दिया, जिसमें 2 निकायों सीएम ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में भाग लेने से बाहर रखने को कहा गया है। देखिए, राज्य में लगभग 120 नगर निकाय हैं और केवल 2 ताहिरपुर और झालदा में क्रमशः सीपीआई-एम कांग्रेस के द्वारा संचालित बोर्ड हैं। आपको बता दें कि अधिकारी के द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी 20 जून की अधिसूचना में 24 जून को नबन्ना सभागार में होने वाली बैठक का उल्लेख है, जिसमें इन दोनों को छोड़कर सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को भाग लेने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया है। तो अयोध्या में राम मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिन्होंने कराई थी, मुख्य पुजारी जो थे आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित, उनका शनिवार सुबह निधन हो गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि 86 साल के दीक्षित वृद्ध अवस्था के चलते उनका निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार
मणिकर्णिका घाट पर किया गया और मणिकर्णिका घाट पर उनका निधन जो किया गया है उसको लेकर भी जो लोगों के बीच शोक संवेदना है। वहीं वाराणसी के चौक इलाके के मंगला गौरी गली में स्थित अपने आवास पर सुबह लगभग 7 बजे पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने अंतिम सांस ली थी। देखिए इस खबर को यहाँ पर जगह दी। खबर इसलिए थोड़ी खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जवाबदेही और जिम्मेदारी इन्हीं की थी, इन्हीं के कंधों पे थी। तो रोज़ दर्शन करने वाले में देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाली पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो काशी के विद्वत परंपरा के यश पुरुष थे, इसकी तारीफ यूँ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ज़रा संक्षेप में जान लेते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर शोक संदेश लिखा। देश के मूर्धन्य विद्वान और सांगवेद विद्यालय के यजुर्वेद अध्यापक लक्ष्मीकांत दीक्षित के निधन का दुखद समाचार मिला। दीक्षित जी काशी की विद्वत परंपरा के यश पुरुष थे, उनका निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के निधन पर शोक जाहिर किया। आचार्य लक्ष्मीकांत के गोलोक गमन का अध्यात्म साहित्य जगत की अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया है और तेलंगाना के गुंटूर जिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को नगर निगम अधिकारियों ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि गुंटूर जिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को नगर निगम अधिकारियों ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए शनिवार तड़के ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया। विपक्षी वाईएसआरसीपी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण सीआरडीए और मंगलगिरी ताड़ेपल्ली नगर निगम ने उच्च न्यायालय के 21 जून के आदेश की अवहेलना करते हुए इसे तोड़ा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी रहेगी। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों के सामान्य तबादले के लिए शनिवार को शासन ने नीति जारी कर दी है। इस तहत 200 नंबर के गुणांक पर तबादले की वरीयता तय होगी। तबादले के इच्छुक प्रधानाचार्य व शिक्षक आदि वरीयता पर 5 विद्यालयों का विकल्प देंगे। शासन के अनुसार ऑनलाइन तबादले में वरीयता क्रम तैयार किया जाएगा। इसमें खुद को कैंसर आदि गंभीर रोग, पति पत्नी बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से दिव्यांग या कैंसर से ग्रस्त होंगे, उनके लिए ये बिल्कुल, देखिए अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी की गई है और इसको लेकर जो विशेष जानकारी है वो दीपिका ने भी आपको दी है। देखिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के सामान्य तबादले के लिए शनिवार को शासन ने ये नई नीति जारी की है। इसके तहत 200 नंबर के गुणांक पर तबादले की वरीयता तय होगी। वहीं तबादले के इच्छुक प्रधानाचार्य और शिक्षक आदि वरीयता पर 5 विद्यालयों का विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ इसमें खुद जो टीचर्स हैं वो भी शामिल होंगे। देखिए जो इच्छुक होंगे प्रधानाचार्य, शिक्षक आदि और वरीयता पर 5 विद्यालयों का विकल्प उनको दिया जाएगा। ये आप समझ लीजिए, शासन के अनुसार ऑनलाइन तबादले में वरीयता क्रम तैयार कर दिया जाएगा। इसमें खुद को कैंसर और गंभीर रोग ऐसे होंगे जैसे कि आपके पति पत्नी बच्चे किसी की दुर्घटना में शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाएंगे, यानी कि आप हेल्दी नहीं हैं, कैंसर से ग्रसित है, तो 50-50 गुणांक निर्धारित इसके लिए किए जाएंगे। इसी तरह से यदि पति पत्नी कार्मिक हो और एक ही जिले में तबादले पर यथासंभव वरीयता उनको दी जाएगी। देखिए ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है और ये कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि इसी को अब चेंज करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो फिलहाल देखिए कहीं ना कहीं इस तबादला नीति को जरिए जो बदलाव है, जो परेशानियां हैं,
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।